अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने व्याकरण एकम बे उसमें समास के बारे में मालूमात हासिल की थी। तो प्यारे बच्चों, हमने कितने समास पढ़े थे? 6 समास आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करती हूँ कि जो स्वाध्याय मैंने PDF के ज़रिए आपको दिया था वो भी आपने नोट में लिख लिया होगा। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हुए आज हम दूसरे टॉपिक की तरफ गौर करेंगे, जो कि है निबंध। अब आप सोचोगे कि निबंध तो अब हमेशा हम लिखते ही आ रहे हैं, तो इसमें समझने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अभी तक जो आप निबंध लिखते आ रहे थे और अब जो बोर्ड की एग्ज़ाम में आप निबंध लिखोगे उसमें काफ़ी फ़र्क होने वाला है। अभी तक आप बिना सोचे समझे ही निबंध लिखते थे, लेकिन अब हम निबंध लिखने में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन बातों का ख्याल रखना है, वो समझकर अब हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम निबंध का महत्व समझेंगे। तो निबंध का महत्व समझाते हुए मैं आपको बता दूं कि SSC બોર્ડની પરીક્ષામાં વિભાગ D અર્થગ્રહણ લેખનમાં નિબંધ 8 ગુણનું મહત્ત્વ धरावे छे। क्या लिखा है कि आपकी जो SSC बोर्ड की जो फाइनल एग्ज़ाम होगी उसमें गुजराती के प्रश्न पत्र में जो आखिर का जो विभाग D होता है, जिसका नाम है अर्थग्रहण और लेखन, इसमें पूरा व्याकरण विभाग आता है। तो जिसमें जो निबंध है वो 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये 8 मार्क्स की वजह से आपके लिए इसका बहुत ही महत्व है। निबंध आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। तो आपको ये 8 में से ज़्यादा मार्क्स हासिल हो सके ऐसी कोशिश आपको करनी है। और ये 8 मार्क्स आपको कब हासिल होंगे? तब बराबर जब आप नियम के हिसाब से और जो ध्यान देने वाली बातें हैं उनको ध्यान में रखकर अगर आप निबंध लिखोगे तो इंशाल्लाह आपके ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स निबंध में कवर होंगे। अब ये कैसे पूछे जाता है? तो 3 एक निबंध लखवानो होय छे। आपको 3 निबंध दिए होंगे, उसमें से जो भी एक अच्छे से आपको आता हो या जो आप लिखना पसंद करते हो वो एक निबंध आपको लिखना होता है। 3 होते हैं, उसमें से एक आपको पसंद करके लिखना है। आगे देखेंगे निबंध लखती वखते ध्यान में राखवाना मुद्दाओं। तो खास यहाँ गौर कीजिएगा कि निबंध लिखते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले तो कोई एक विषय ने विचारीने पसंद करो। तो यहाँ अगर कोई जैसे कंपटीशन हो मिसाल के तौर पे और आपके मनपसंद विषय को लेकर अगर आपको निबंध लिखने को कहा जाए, तब सबसे पहले आपको एक विषय पसंद करते हो। लेकिन यहाँ अगर एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से अगर बात करें तो एग्ज़ाम में आपको 3 ऑप्शन आएंगे और 3 में से आपको कोई एक विषय पसंद करना होगा। अब सबसे पहले वो विषय पसंद करके आपको क्या करना होगा? तो उसकी रूपरेखा बनानी होगी। रूपरेखा मतलब कि कैसे लिखना है, उसका प्लानिंग, कच्चा प्लानिंग आपको करना होगा। तो रूपरेखा में सबसे पहले है आरंभ। आरंभ यानी शुरुआत। तो आप निबंध की शुरुआत कैसे करोगे? दूसरा है मध्य भाग यानी उसके दरमियानी यानी बीच वाले हिस्से में क्या लिखोगे? और उसके बाद है अंत। तो इसका अंत, एंडिंग कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आरंभ। तो यहाँ क्या लिखा है कि निबंधनी शुरुआत आकर्षक और विषयलक्षी होवी જોઈએ। तो जैसे कि मैं आपको अगर सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ बताऊं तो अगर निबंध की शुरुआत आप करते हो तो जो भी विषय के ताल्लुक़ से आप निबंध लिख रहे हो, सबसे पहले तो अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई काव्य पंक्ति है, कोई रूढ़ि प्रयोग या कोई कहावत है, तो सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा में आपको शुरुआत में वो लिखना है। तो उससे आपके निबंध की शुरुआत बहुत ही आकर्षक होगी और विषयलक्षी होवी જોઈએ। मतलब कि विषय के ताल्लुक़ से ही उसकी शुरुआत होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक दूँ तो उसमें माँ ते माँ करके निबंध लास्ट ईयर पूछा गया था बोर्ड की एग्ज़ाम में। तो अगर माँ ते माँ निबंध आता है तो उसकी शुरुआत आप कैसे करोगे आकर्षक बनाने के लिए? तो आपको एक कहावत या काव्य पंक्ति लिखनी होगी, जैसे माँ ते माँ बीजा वगड़ा ना वा,
या और एक काव्य पंक्ति अगर आप लिख सकते हो तो जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। तो यहाँ माँ की तारीफ़ की गई है, माँ के जैसा कोई नहीं है, ऐसा ये काव्य पंक्ति और ये कहावत के ज़रिए बताया गया है। तो अगर ऐसी कोई आकर्षक काव्य पंक्ति या उससे रिलेटेड कहावत या रूढ़ि प्रयोग आप लिखोगे जो उसके विषय लक्षी हो, तो इससे आपके निबंध की शुरुआत बहुत ही आकर्षक यानी एट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव लगेगी। दूसरा है मध्य भाग। तो मध्य भाग में विषय लक्षी चर्चा आपको करनी है। जो भी विषय आपने पसंद किया है, जो भी टॉपिक आपने पसंद किया है, जिसके बारे में आप निबंध लिखने वाले हो, तो उसकी चर्चा आपको करनी होगी, उसके बारे में अपने ख्यालात पेश करने होंगे। महत्वना तमाम मुद्दा ने टूक में आवरी लेवा। तो जो अहमियत वाली बातें उसमें है, जो भी मुद्दे हैं वो आपको शॉर्ट में उसमें समेट लेने हैं, सबको ले लेना है, जिसकी वजह से आपका कोई भी मुद्दा बाकी न रह जाए। अब आखिर में आता है अंत। तो एक बे असरकारक वाक्यों में निबंधનું तात्पर्य जણાવો। तो यहाँ क्या लिखा है कि जो आरंभ आपने किया, जो मध्य भाग में आपने लिखा, तो वो सब का निचोड़ जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से एक या दो वाक्य में निबंध के अंत में आ जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप पूरे निबंध का जो निचोड़ है वो आखिरी के एक दो वाक्यों में दे सको। अब जैसे कि बोर्ड की एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर्स ने करवाया है या जो आपकी गाइड में है वही निबंध आपको आएंगे। वो वक्त में जो भी माहौल है, मौजूदा माहौल के हिसाब से भी आपको निबंध पूछा जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी कोविड-19 का माहौल शुरू है, तो हो सकता है कि बोर्ड की एग्ज़ाम में कोविड-19 की क्या असर है वो भी आपको पूछा जा सकता है। और निबंध में कभी भी अपने मौलिक विचार लिखने होते हैं, मतलब आप उसमें अपने ख्यालात पेश कर सकते हो। सिर्फ आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि किस तरह से उसकी शुरुआत, उसका दरमियानी हिस्सा और उसका अंत लिखना है। बाकी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको जो भी गाइड में है वही पूरा बैठा लिख देना है, लेकिन आपको अपने ख्यालात उसमें पेश करने होते हैं। इसलिए कभी भी निबंध को याद नहीं करना है, उसके मुद्दे समझकर उसके बारे में अपनी ख्यालात पेश करने हैं। तो ये चीज़ों का ख्याल बच्चों आपको रखना है। आगे देखेंगे निबंध 4-5 परिच्छेद होवा જોઈએ निबंध में। अब परिच्छेद यानी पैराग्राफ। तो निबंध में 4 से 5 पैराग्राफ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरुआत की और कंटिन्यू इसे लिखते गए आखिर तक। बीच में जब मुद्दे बदलते हैं या विषय लक्षी चर्चा में थोड़ा तब्दीली आती है थोड़ी, तो उसमें पैराग्राफ होने चाहिए। उसके बाद है નિબંધની ભાષા વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ હોવી જોઈએ, સરળ શબ્દોનો ઉપયોગ થવો જોઈએ, યોગ્ય વિરામ ચિહ્નો મુકાવા જોઈએ। तो यहाँ जो हम निबंध लिख रहे हैं उसमें जो भाषा का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो ग्रामर के मुताबिक शुद्ध होनी चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। उसके बाद सरल यानी आसान शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से निबंध में जो आप अपने ख्याल, अपने भाव पेश कर रहे हो वो आप अच्छी तरह से सामने वाले को समझा सको। योग्य विराम चिन्हों મૂકવા જોઈએ, यानी मुनासिब जो विराम चिन्ह आते हैं जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह, जो भी विराम चिन्ह विषय के ताल्लुक से जैसे जैसे आते हैं वाक्य के अनुरूप वैसे आपको मुनासिब तरीके से लिखने हैं ताकि अर्थ उसका बरकरार रह सके। तो નિબંધમાં વિચાર કે ભાવની દૃષ્ટિએ પુનરુક્તિ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ। तो निबंध में जो हम ख्यालात पेश कर रहे हैं या जो भाव यानी जो ख्याल हम रख रहे हैं उसकी बार बार पुनरुक्ति यानी वो दोहराया न जाए, ये बात की भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी ख्याल रखना है। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको किस तरह लिखना है निबंध और किन किन बातों का ध्यान रखना है यह आपको समझ में आ गया होगा। अब किस तरह लिखना है उसकी एक मिसाल आपको मैं एक निबंध के ज़रिए समझाती हूँ। यहाँ है दिक्री घरनी दीवड़ी, मतलब जो बेटी है वही घर का चिराग है। मानो कि अगर ये निबंध आपको पूछा जाता है तो उसके मुद्दे भी आपको दिए जाएंगे, पॉइंट्स, और उसी के हिसाब से आपको निबंध को आगे बढ़ाना है। तो प्रस्तावना जैसे कि आरंभ, जो शुरुआत मैंने आपको कहा कि काव्य पंक्ति, कोई कहावत या रूढ़ि प्रयोग के ज़रिए आपको शुरुआत करनी है इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर। उसके बाद जो दिया है कि जैसे દીકરીનો અવતાર, દીકરા દીકરીનો ભેદ, દીકરીઓ પ્રત્યે બદલાતું સમાજનું વલણ,
દીકરીઓને અપાયેલા હક અને વિવિધ ક્ષેત્રે દીકરીઓની भूमिका, ये सब दरमियानी हिस्से में आपको इसकी चर्चा करनी है, यानी इसके बारे में अपने ख्यालात पेश करने हैं। और आखिर में है उपसंहार, यानी आपका अंत। तो आखिर में सब ये सब चर्चा को ध्यान में रखते हुए आप क्या सोचते हो उसका निचोड़ आपको लिखना है। इस तरह आपको पूरी रूपरेखा बना लेनी है। जो આપણે દરેક યુગમાં રામ જોઈતા હોય તો પ્રત્યેક યુગમાં કૌશલ્યાને બનાવવી પડશે। આ મુજબના વિચારને એક સાહિત્યકારે રજૂ કર્યો। તેની યથાર્થતા યુગો સુધી એમની એમ જ રહેશે। આની સીધો અર્થ એ છે કે કુળવંત માતા જ કુળવંત બાળકને જણી શકે છે। બાળકના સંસ્કારના સીધે સીધા જવાબદાર સૌપ્રથમ તેના મા બાપ છે। તે પછી આસપાસના લોકો, સમાજ, શાળા વગેરે પરિબળો તેનો ચણતર ને ઘડતરમાં અગત્યનો ફાળો આપે છે। तो यहाँ जो દીકરીનો अवतार यानी उसका क्या महत्व है, तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर हमें हर युग में राम चाहिए, यानी अगर हमारी जनरेशन, अगर हमारे देश के समाज के नागरिक हमें अच्छे चाहिए तो उसके लिए हमें अच्छी माताओं का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो ये बेटी का अवतार है, जो आगे जाके एक माँ का अवतार लेने वाली है, एक माँ बनने वाली है, तो अगर ये संस्कारी हुई, अगर ये अच्छी हुई तो ही आने वाली जो जनरेशन है वो अच्छी होगी। तो इसीलिए यहाँ बेटी का बहुत महत्व बताया गया है। દીકરી સુસંસ્કારી હોય તો તે કુળદીપક બની શકે અને તેથી વધારે આગળ વધીને देश दीपक बनी सके। यानी कह रहे कि अगर बेटी अगर संस्कारी हो तो वो कुल दीपक भी बन सकती है, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन कर सकती है, अने और इससे भी ज़्यादा अगर देखें तो देश दीपक भी बन सकती है, मतलब देश को भी आगे बढ़ा सकती है। एवी ज रीते दीकरी ये बेटे के बारे में था। जैसे हम सोचते हैं कि बेटा सुसंस्कारी हो तो कुल दीपक बन सकता है और देश का नाम रोशन कर सकता है, तो ऐसे ही जो बेटी है वो भी संस्कार और कुल जो है, हमारा कुल जो है, ख़ानदान है, उसका चिराग बन सकती है। દીકરીનો अवतार एटले एक भवमा बब्बे भूमिका। यहाँ कहते हैं कि बेटी का जो जन्म है या बेटी का जो वजूद है वो एक साथ दो, मतलब कि दो जगह अपना जो किरदार है वो अदा करती है। कैसे? तो लग्न पहला पिताना घरनो, शादी के पहले अपने पिता के घर का, और लग्न पछी तेना पतिना घरने उजाड़े छे, और शादी के बाद अपने पति का घर रोशन करती है। इस तरह मतलब जो बेटी है वो दो जगह अपनी जो भूमिका है वो देती है, मतलब अपना किरदार निभाती है और दोनों को मतलब दोनों तरफ उजाला करती है। समाजમાં અમુક ઘર કરી ગયેલી અંધશ્રદ્ધાના પરિણામે કહેવાતા સભ્ય સમાજમાં આજે પણ ઘરમાં છોકરાની અપેક્ષા છોકરી કરતાં વિશેષ રહેલી છે। जो हमारा समाज है इसमें जो अंधश्रद्धा है कि नहीं बेटा तो होना ही चाहिए, तो ये जो लड़के की जो उम्मीद ज़्यादा रखते हैं, तो ये जो कुप्रथा है ये बहुत ज़्यादा विशेष है। नव दंपति ने ત્યાં પહેલું બાળક પુત્ર જ હોવો જોઈએ। जो शादीशुदा नया जोड़ा जो है इनके अगर पहली औलाद जो हो तो वो बेटा ही होना चाहिए, ऐसा हर एक के मन में मतलब की इच्छा रहती है। सरकारना, समाजना, धर्मगुरुओना दरेकना प्रयासों छતાં ये सब की कोशिशों के बावजूद भी पुत्र जन्मनी लालसा ओछी थई नहीं। मतलब जो लड़के के जन्म की जो लालच सबके मन में है वो कम नहीं हुई है। पुत्रीना जन्मनी उजवणी, पुत्र जन्मनी उजवणी जेटली चमकदार ने धमकदार भाग्य ज कोई करे छे। यानी बेटी के जन्म पर कोई इतनी ज़्यादा खुशी तो शायद ही मनाता होगा जितनी खुशी बेटे के जन्म पर होती है। तो ये फ़र्क अभी भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है कई जगहों पर, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये दूषण खत्म हो रहा है। आ दूषण सामाजिक मोभाમાં અટવાયેલા રહેતા સમાજમાં ગણતરી થાય એવી અપેક્ષાવાળા ઘણા કુટુંબમાં ઘૂંટાતું રહ્યું છે। પુત્ર જ અગ્નિદાહ આપે, यानी जो पुत्र है वही अंतिम संस्कार करेगा, આવો દુરાગ્રહ રાખનારા માટે પણ માત્ર પુત્રીના બાપ બનવું એ દુર્ભાગ્ય મનાય છે ને મનાતું રહ્યું છે। અહીં પણ અભ્યાસ અને આત્મબળવાળી માતાઓ આગળ આવીને આ પ્રકારની એકતરફી માગણીનો વિરોધ કરતા થયા છે। जो भी अब पढ़े लिखे हैं, जो अब ज्ञानी मतलब के बन गए हैं, जिनको ज्ञान हो गया है कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, जो काम लड़का कर सकता है वो लड़कियां भी कर सकती है, तो वो लोग अब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही मतलब कि कुल दीपक बन सकता है, बेटियां भी अब माँ बाप का सर फ़क्र से ऊंचा कर सकती है।
ભ્રૂણ હત્યા વિરોધી કાયદો બનાવીને સરકારે સમાન સમાજની રચના તરફ અગત્યનું કદમ ઉઠાવ્યું છે। जो भ्रूण हत्या यानी कि जन्म से पहले ही जान लेना कि माँ के कोख में लड़का है या लड़की है गर्भ में, और फिर लड़की होने पर उसकी हत्या कर देना, उसे भ्रूण हत्या कहते हैं। मतलब जन्म के पहले ही लिंग पहचान कर उसकी हत्या कर देना। तो इसका भी कायदा बनने की वजह से ये दूषण भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। लिंग ओळख विरोधी कायदो पण बन्यो छे, जे अंतर्गत गर्भमां रहेल बाळक ए छोकरो छे के छोकरी एनुं परीक्षण करवानी बंधी छे। दीकरीने जन्मती ज अटकाववा भ्रूण हत्या थती हती ते पण बंद थई गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये कायदा निकलने के बाद ये भ्रूण हत्या की मात्रा भी काफ़ी हद तक बंद हो गई है, कम हो गई है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि 4-5 पैराग्राफ में हम विषय लक्षी पूरी चर्चा करके जो निबंध है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह एग्ज़ाम में जो भी निबंध आए तो आपको ये सब बातों का ख्याल रखना है और शुद्ध और सुंदर अक्षर में निबंध लिखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप हासिल कर सको। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पीरियड में दूसरा टॉपिक लेके मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।